श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर यूके मिश्रा, जो न्यूरोलॉजी विभाग पीजीआई लखनऊ में कार्यरत हैं। डॉक्टर मिश्रा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय तनाव का एक बहुत ही ज़बरदस्त दौर चल रहा है और लोगों को अपने आप को ये समझा पाना मुश्किल हो रहा है कि हम स्वस्थ रहेंगे और हम इस समस्या से बाहर निकल सकेंगे। तो ये पूरा का पूरा वातावरण व्यक्ति के न्यूरो सिस्टम पर कैसे इफेक्ट डालता है? जी, ये जो महामारी फैली हुई है, इसमें लोगों को बहुत चिंता है और अखबारों में और टीवी पे भी वो देख करके, समाचार सुन के और देख के परेशान हो रहे हैं कि बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। लेकिन इसका एक अगर सही परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो ये समझ में आएगा कि इसमें 80% लोगों को ये बहुत ही हल्की बीमारी होगी, या वो उनको शायद पता भी नहीं चले कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो गया है। 20% में से करीब 15% लोगों को कुछ माइल्ड इलनेस हो सकती है, जिसमें उनको खांसी जुकाम या कुछ निमोनिया जैसे लक्षण आ सकते हैं। 5% से कम 5% से कम में कुछ सीरियस किस्म की बीमारी होगी, और उसमें जो मोर्टेलिटी या उसमें जो मृत्यु दर है वो करीब 3.4% के करीब पहुंच रही है। तो आप देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये बीमारी तो है, लेकिन 95% 97% उम्मीद यह है कि कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारी वो जो आशंका है वो कम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है जी, वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे अधिक समस्या तो इंसेफ्लाइटिस में, ट्यूबरक्यूलोसिस में इससे अधिक मोर्टेलिटी होती है। तो एक ये बात सही है कि अचानक ये बीमारी फैली है और विदेश में कई जगहों पे बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट हुई है, हॉस्पिटल्स की जगह खत्म हो गई है। लेकिन हम इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो उतने डरने की सावधान रहने की बात है, डरने की नहीं। डॉक्टर मिश्रा, आपने जैसा कि बताया कि थोड़ा सा विदेशों की स्थिति देखते हुए लोग भारत में भयभीत हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि विदेशों में जो मृत्यु हो रही है उनमें से काफी मृत्यु दर जो है वो ओल्ड एज लोगों की है, या वो पहले से किसी बीमारी से प्रभावित थे और उनकी इम्यूनिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से वहाँ मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है। और चूंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा है, इसलिए ये प्रभाव वहाँ ज्यादा दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए हमारी औसत दर है हमारे यहाँ 67-68 एवरेज एज मानी जाती है, जहाँ की आप दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ इससे कहीं अधिक है, और जापान वगैरह में तो बहुत ही अधिक है। तो इसका ये मतलब एक तो ये है कि अगर ओल्ड एज में एक कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और अन्य प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, उससे उन लोगों में इसका डर पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, और चूंकि ये जो वायरस है, इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी जो पेनिट्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक पेशेंट को हुआ तो स्ट्रोक, लेकिन आपने जब टेस्ट कराया, उसको थोड़ा सा फीवर आया, आपने टेस्ट कराया तो उसमें हुआ कि वो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि उसकी 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 जो बीमारी है उसमें ये हो सकता है कि यह कंट्रीब्यूट कर रहा हो निमोनिया या रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, या हो सकता है कि वो कोई और भी बीमारी हो। तो आप ये देखिए कि अगर जब इस तरह की महामारी आती है तो जितनी भी मौतें होती हैं वो तकरीबन, और जब इन्फेक्टिविटी इतनी हाई होती है तो वो सारी चीजें जो हैं वो उसी से लिंक कर दी जाती हैं। तो ये बात भी हो सकती है कि जब आपके हजारों की संख्या में पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें बाकी चीजों की मोर्टेलिटी भी तो होगी ना, लेकिन वो उसमें वो गिनी नहीं जाती है, वो देखी नहीं जा सकती है, हाँ देखी नहीं भी जा सकती है। तो ये समस्या जरूर होती है। लेकिन जहाँ तक डर और तनाव का बात है, अगर हम ये इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे बड़े बूढ़े लोग जो हैं उनको तो हमको बचा के रखना चाहिए, उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इन्फेक्शन उनको न पहुंचे। तो उसमें ये जो हाँ, तो जैसे बच्चे होते हैं बाहर खेल रहे हैं, वो या कुछ और घर वाले आए, वो मेरे उन्हीं के पास बैठ गए, उन्हीं के संग में उनको छू लिया, तो उससे उनको
उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती। तो हमारी समझ से तो इस बहुत ज़रूरी है कि हमको जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 के ऊपर के हैं, उनको एक तरह से आइसोलेट कर देना चाहिए, ऐसे घर के एक कमरे में रखें और उनसे मिलने में बहुत सावधानी बरतें। जो जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बताई जा रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, वो ख्याल रखें, उसको दूर से बात करें और उनको छूने के पहले हाथ को धो लें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इस तरह से हम सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जहाँ तक, और ये देखिए ये तो महामारी जो है लंबे समय तक जाने वाली लगती है, तो हमें अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में ही चेंजेस लाने होंगे कि अगर वायरस रहता भी है तो हम इससे बच के रहें। तो हमें थोड़ी सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने बताया कि हम प्रिकॉशंस रखेंगे और ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके साथ और कॉन्ट्रिब्यूटरी डिजीजेस के फैक्टर भी हो सकते हैं। जी तो जी जी अगर इसके चलते कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रेशर्स हो रहे हैं और दिमाग में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, आदमी तनाव से जी जी ग्रस्त हो रहा है, तो जी वो क्या किसी डॉक्टर से एडवाइस लेके कुछ मेडिसिन प्रिकॉशनरी ले सकता है अपने तनाव को कम करने के लिए? जी, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक हम लोग अभी तक, जहाँ तक नॉलेज है कि इसकी कोई स्पेसिफिक, इस बीमारी की अभी दवा तो आई नहीं है। रिसर्च हो रही है, जांचें चल रही हैं, हो सकता है कि निकट भविष्य में इसका कोई ट्रीटमेंट भी मिले और जो हम लोग को सुलभ होगा, और शायद इसकी वैक्सीन भी आएगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर अगर मैं ये सोचता हूँ कि डर करके, डर को दूर करने की दवाएं ली जाएं, तो वो शायद उचित नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमको ख़ास तौर से अपनी इम्यूनिटी को किसी तरह से नहीं, कम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आजकल लोगों को व्रत उपवास या रोज़े का ज़माना है, तो लोग अपने को, मान लीजिए उन्होंने खाना पानी लेना कम कर दिया, तो ऑब्वियसली उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है या उनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर वो अपने भोजन का, अपनी निद्रा का ख्याल करते हैं और सही ढंग से रहते हैं, तो इससे वो इसमें उनकी इम्यूनिटी को बेटर होने में सहायता मिलेगी। यानी कि अगर वो इन्फेक्शन उनको हो भी जाता है तो वो उससे सही प्रकार से बच सकते हैं। लेकिन अगर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनको उस बीमारी से ग्रसित होने के अधिक ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, हम लोगों ने ये बात तो की कि जो अदरवाइज जिनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी तनाव के कारण अपने आप को जैसा महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपने हमें ये बताया। लेकिन जी एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी जो न्यूरो पेशेंट हैं, जिनको जी स्ट्रोक्स हो चुके जी हैं या उनका कोई और मेडिकेशन चल रहा है, क्योंकि जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं उनका जी लंबा जी इलाज चलता है बिल्कुल। और जी उनकी बहुत सारी और दिक्कतें होती हैं। तो उनको कैसे हम अलर्ट करें कि उनके जी अपने जो ऑलरेडी उनकी कोई डिजीज जी जो न्यूरो से संबंधित है जी वो जी जी परकोलेट जी कर रही है, और जी उसके साथ वो कोविड को कैसे बचाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो इसमें क्या होता है कि जो बीमारियाँ किसी को ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या हार्ट डिज़ीज़ है या लिपिड्स की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ, वो ज़ाहिर है कि उनको लेते रहना चाहिए। और मेरी समझ से बार-बार डॉक्टर के पास जाने में भी एक खतरा है कि रास्ते में या डॉक्टर के यहाँ वेटिंग में, या अब तो आजकल डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरी समझ से जैसे टेलीफ़ोन से या वीडियो कॉल से, आजकल तो बहुत सारे टेलीफ़ोन में भी सारे कई प्रकार के वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं आपको, तो आप उनसे देख कर के अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं या अपने स्पेशलिस्ट से भी बात कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो डॉक्टर के पास न जाएं। लेकिन हाँ, अगर वो कहते हैं कि उनको देखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, तो ज़रूर उनको जाना चाहिए। और मेरी समझ से जैसे जैसे ये लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी होगी, तो फिर ये अब संभव होगा कि रोगी अपने डॉक्टर के पास जा सकेंगे और मिल सकेंगे। लेकिन जब ये हो भी जाएगा, तभी भी मुझे लगता है कि टेलीमेडिसिन का
या टेली कंसल्टेशन की इम्पोर्टेंस ज़रूर बढ़ेगी। और जैसे कि देखिए हम लोग ने क्या किया, हमारे जो माइस्थीनिया के पेशेंट्स हैं या और बीमारियों के पेशेंट हैं, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम उसमें हमारे रेजिडेंट्स और हमारे डॉक्टर उनमें मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, और उनकी कोई परेशानियां होती हैं तो उनको हम लोग सुलझा देते हैं, और जब ज़रूरी होता है तभी बुलाते हैं। इस प्रकार से हॉस्पिटल पे आने का लोड भी कम हो जाएगा और उनकी बेहतर सेवा हो सकेगी। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जैसे कि स्ट्रोक का या एपिलेप्सी का या कोई और बीमारियों के भी पेशेंट जो हैं वो एक अपने डॉक्टर्स के साथ में इस प्रकार के ग्रुप बना सकते हैं, और इस तरह से उनकी कोई नेग्लिजेंस भी ना हो और खामखा की दौड़ भाग से भी बच जाए, और उससे उनका इन्फेक्शन भी बच जाएगा। और मेरी समझ से कि अगर किसी अच्छे डॉक्टर से या अच्छे अपने फैमिली डॉक्टर से जिससे मिलते रहें, बात कर लेंगे तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल शायद जाएगा। समाधान भी निकल आएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि टेलीमेडिसिन है और एसजीपीजीआई काफ़ी समय से टेलीमेडिसिन के फील्ड में काम कर रहा है। जी स्पेसिफिकली इस दौर में जबकि बाहर निकलना मुश्किल है, ट्रैवल करना संभव जी नहीं जी है, जी कहीं पहुंचने के जी लिए मनाही की जा रही है। तो जी जी इस समय एसजीपीजीआई जिन पेशेंट्स को डेट्स मिली हुई हैं, उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए वहाँ पे ऑलरेडी इनके यहाँ पेशेंट जो है यहाँ के नंबर्स हैं और उनको कॉल ऑन कर सकते हैं, और वो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं एक कॉल सेंटर में, और वो लोग उसके बारे में उनको राय दी जाती है। लेकिन मेरी समझ से बेहतर ये होगा कि अपने जो निकट के डॉक्टर हैं जिनसे वो लोग अपनी इलाज करते रहते हैं, और उनसे वो बात कर सकते हैं, और नहीं तो पीजीआई की लाइंस भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी वो बात कर सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं और वो उनको उचित सलाह मिल सकती है। डॉक्टर साहब, हम स्पेसिफिकली एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जैसे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे श्रोताओं ने जानना चाहा है कि जिनका इलाज पीजीआई से चल रहा है और उनको एक जी पर्टिकुलर डेट मिली हुई है, लेकिन उस डेट पे जाना उनके लिए संभव नहीं है। तो क्या उस डेट पे वही डॉक्टर जिनसे उनको डेट मिली हुई है, क्या उन डॉक्टर से उनका कांटेक्ट हो देखिए सकता है? वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ना, किसी की डेट किसी टाइम पे मिली हुई है और वो डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, या वो किसी और ड्यूटी में भी हो सकते हैं। जी, तो इस वक्त स्पेसिफिक डॉक्टर को कंसल्ट करना शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है। जी। तो इसमें जो भी डॉक्टर की जो लेकिन अवेलेबल कोई ना ड्यूटीज कोई होती डॉक्टर हैं, अवश्य मिलेगा उनको। जरूर जरूर अवश्य अवश्य। जी 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 तो जी टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो एसजीपीजीआई के जो हमारे मरीज हैं, वो जी जी टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो भी जी जी लाभ लेना चाहते वहाँ हैं वो डॉक्टर ले एस के सकते हैं। मिश्रा हैं, वो इसके टेलीमेडिसिन के इंचार्ज हैं, और वो इन चीज़ों को बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, और वो उम्मीद ये की जाती है कि वो ये तो इवॉल्विंग समस्या है ना। देखिए ये जी, तो अभी नई नई आई है, तो इसके लिए इसके रिफाइनमेंट्स होंगे, ये और भी अच्छा होता जाएगा। तो धीरे धीरे मेरे लगता है कि ये फ्यूचर में भी जो है, ये जब ये ये एक टूल लॉकडाउन की पीरियड तरह खत्म भी वर्क हो जाएगा, वर्कआउट तो ये करेगा। हाँ ये एक एडिशनल टूल हो जाएगा, और ये ज़्यादातर कंसल्टेशन जो हैं वो मुझे ये लगता है कि बाद में ये डिस्टेंस से ही होंगे। बहुत हॉस्पिटल्स में दौड़ने की और भीड़ की कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर यूके जी मिश्रा, आपने हमारे मेरा श्रोताओं को इतनी अच्छी धन्यवाद। तरह से एडवाइस किया और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को आपकी इस जानकारी से ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।